Hello, good evening and welcome to the Sankalp classes. This is Assistant Professor Sankalp Shiva है and welcome to our classes. आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास के माध्यम से क्या करने वाले हैं, आगे इस क्लास की बहुत सारी सीरीज आने वाली जिसमें हम स्कूल व्याख्याता का प्रथम प्रश्न पत्र पेपर फर्स्ट जो है उसके अंदर जो पॉलिटिकल साइंस के जो कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, पॉलिटिकल साइंस के जो टॉपिक्स दे रखे हैं, संविधान की विशेषताएं, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की शक्तियां, प्रधानमंत्री, स्पीकर, ठीक है, बहुत सारे संवैधानिक आयोग, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर मैं क्या लाने वाला हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या ऐसे इंपॉर्टेंट तथ्य जो क्या हो सकते हैं, आपके एग्जाम में क्या किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। इस कारण आज से ये सीरीज शुरू हो रही है। आप इस सीरीज को जब भी आपको वीडियो मिले इसको क्या करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हम इसकी शुरुआत करते हैं पेपर फर्स्ट, जो स्कूल लेक्चर का पेपर फर्स्ट है उसके अंदर जो राजनीतिक विज्ञान के टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारा पहला टॉपिक शुरू हो रहा है और उस पहले टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान की विशेषताएं, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं बने, लेकिन इस बार बनने की क्या है संभावना है और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके एग्जाम के हिसाब से। और अभी अभी जो ऐसे बच्चे जो राजनीतिक विज्ञान के स्टूडेंट्स नहीं है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, किसी और सब्जेक्ट से आते हैं और उन्हें एक सार चाहिए, लास्ट में रिवीजन करने के लिए एक सार चाहिए, तो वो ये क्लास होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। सर्वाधिक परिवर्तन करने के कारण 42वें संविधान संशोधन 1976 को क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं कि 42वें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संविधान संशोधन को कहते हैं, 42वें। क्यों कहते हैं, क्योंकि आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान के अंदर इतने परिवर्तन किए 42वें संविधान संशोधन द्वारा कि एक और नया छोटा संविधान बनाया जा सकता था। इस वजह से इसका नाम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। यानी 42वें संविधान संशोधन खुद को क्या कहना शुरू कर दिया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसके नियमों को क्या कर लिया गया, बदल दिया गया था, काफी हद तक बदलाव किया गया था। केशवानंद भारती वाद 1973, 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट देती है। उस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट भारत के इतिहास में, संवैधानिक इतिहास में पहली बार क्या दिया, एक बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे का, मूल आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया। आधारभूत ढांचा क्या कहता है कि संविधान का एक मूल ढांचा है, संविधान की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। पहले क्या हो रहा था, आपके कार्यपालिका और आपके न्यायपालिका के बीच में टसल चल रहा था। इंदिरा गांधी सरकार क्या करती थी, संशोधन करती थी और न्यायपालिका उन्हें क्या कर देती थी, स्ट्रक डाउन कर देती थी या फिर रिजेक्ट कर देती थी। उसके बाद में केशवानंद भारती में 13 जजेस की बेंच ने 24 अप्रैल 1973 को एक निर्णय दिया। उसमें कहा कि संविधान को संसद संविधान को बदल सकती है, परिवर्तन कर सकती है, लेकिन किसमें बदलाव नहीं कर सकती, संविधान का जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें बदलाव नहीं कर सकती। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि मूल ढांचे का जो वाद है वो कौन सा है, केशवानंद भारती वाद आपके इसके। और इसके अंदर लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का मूल ढांचा नहीं बदला जा सकता, बाकी अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। क्योंकि पहले जो गोलकनाथ वाद और कुछ वाद हुए थे उनमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, क्या संविधान में 368 के तहत ज्यादा बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन 1973 के बाद में केशवानंद भारती वाद में कहा गया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत बदलाव तो कर सकती है लेकिन मूल ढांचा नहीं बदल सकती, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकती। अगर हम संविधान की प्रमुख विशेषताओं की बात करें, संविधान, भारतीय संविधान की सबसे पहली विशेषता है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक होता है लिखित संविधान, यानी जिसको डॉक्यूमेंट के रूप में किया गया हो उसको। दूसरा होता है अलिखित, यानी कुछ चीजें लिखी होती है, कुछ चीजें लिखी हुई नहीं होती है। दुनिया का पहला लिखित संविधान किसका संविधान है सर, तो वो अमेरिका का संविधान है। और अलिखित संविधान किसका है, ब्रिटेन। ब्रिटेन को संविधान की क्या कहा जाता है, जननी कहा जाता है। क्या अलिखित संविधान होता है, वहां कुछ नहीं लिखा होता है, लिखे होते हैं, लेकिन संविधान के बाहर भी जो परंपराएं, रीति रिवाज होते हैं या कोई और डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो शामिल हो जाते हैं। जहां लिखित होता है वहां वही चीज लागू होगी जो संविधान में लिखी हुई है, उसके अलावा कुछ भी लागू नहीं होगा। जैसे इसके बाद में अमेरिका ने सबसे पहले बनाया, फिर भारत का संविधान जो है वो भी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है। और संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, इसके अंदर दुनिया के सर्वाधिक भाग और आर्टिकल्स हैं। क्योंकि अमेरिका के संविधान छोटा संविधान माना जाता है, लिखित है लेकिन छोटा है, लेकिन भारत का संविधान सबसे, भारत के संविधान के अगर मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान का मतलब क्या है, 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ, ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को ये क्या हो गया था, लागू हो चुका है ना। 26 जनवरी 1950 को उस दिन भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना थी और प्रस्तावना में कितनी बार बदलाव किया गया ये चीज आप याद रख के जाइए। एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़ दिए गए थे, ठीक है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और
अखंडता, ये 3 शब्द जोड़ दिए गए थे। 395 अनुच्छेद है, अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी, यानी जब हमारा संविधान बना तब 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद अगर हम वर्तमान की बात करें, प्रस्तावना एक ही रहती है, वैसे भी इसको की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अनुच्छेद बढ़ के 470 हो गए, लेकिन अगर आपको पूछे संख्या में पूछे, यानी जब हम डायरेक्ट पढ़ते हैं, क्या वहां 470 लिखा हुआ है? नहीं, वहां संख्या 395 है। अगर हम सब क्लॉजेज में जाएं, उनके और छोटे छोटे भागों में जाएं, तो 470 ये हम लक्ष्मीकांत लिखा हुआ है, और 12 अनुसूचियां हो गई है ना। 8 के बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची बाद में जोड़ दी गई थी। सर्वाधिक अनुच्छेद और अनुसूचियों वाला संविधान है भारत का संविधान, ये पहली विशेषता है भारतीय संविधान की। अब अनुसूचियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां बनने की संभावना है। 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची किसकी बात करती है? नेम्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, राज्यों के नाम और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम की क्या दे रखी है? लिस्ट दे रखी, कौन सा राज्य कब बना। जैसे पहले जम्मू कश्मीर राज्यों की लिस्ट में आता था 15 नंबर पे, लेकिन अब क्या हो गया, उसको केंद्र शासित प्रदेश में डाल दिया। ठीक है, तो अगर कोई नया राज्य बनता है, उसका नाम परिवर्तन होता है, या फिर उसकी यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए उसको, अगर केंद्र शासित प्रदेश, तो ये अनुसूची 1 में बदलाव होते रहते हैं। अनुसूची 2 में क्या लिखा हुआ है? परि उपलब्धियां, भत्ते और विशेष अधिकार, यानी जो हमारे जितने भी डिग्निटरीज हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, सबकी वेतन और भत्ते कौन सी अनुसूची में तय किए गए हैं? अनुसूची 2 में। समय समय पर इनके वेतन भत्तों में क्या होता रहता है? बदलाव होता रहता है। अनुसूची 3 में क्या दिया हुआ है? पढ़ चुके हैं अपन, शपथ और प्रतिज्ञान का वर्णन किया हुआ है, यानी कोई भी व्यक्ति है, जैसे अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल शपथ लेते हैं, लेकिन जो मंत्री हैं, इसके अलावा जो हमारे विधायक हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो कौन सी अनुसूची के अंदर जो प्रारूप है उसके लेते हैं? अनुसूची 3। अनुसूची 4 में क्या लिखा हुआ सर? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा सीटों का वर्णन। राज्यसभा सीटें कितनी होगी? 245 सीटें हैं राज्यसभा में, उनकी अलग अलग राज्य का अलग अलग प्रतिनिधित्व है। क्यों? अमेरिका में क्या होता है? समान प्रतिनिधित्व पाया जाता है, भारत में समान प्रतिनिधित्व नहीं पाया जाता है। भारत में जनसंख्या के आधार पर जिस राज्य की जनसंख्या अधिक है वहां से सबसे ज्यादा एमपी आते हैं, जहां कम है। इस कारण हमारे यूपी से कितने एमपी आते हैं? आपके 31 आते हैं। राजस्थान से कितने आते हैं? तो राजस्थान से 10 ही आते हैं राज्यसभा में। ऐसे अलग अलग राज्यों से अलग अलग आते हैं, वो काम वर्णन है अनुसूची 4 में। अनुसूची 5 किसकी बात करती है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन नियंत्रण। भारत में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों से आते हैं, पिछड़े क्षेत्रों से आते हैं, जहां सीधे लोकल बॉडी की गवर्नमेंट लागू नहीं हो सकती, इस कारण वहां पेशा एक्ट चलता है। ऐसे कितने राज्य हैं? तो अनुसूची 10 में अनुसूची 5 में 10 राज्य हैं, जिसमें एक राज्य कौन है? हमारा राजस्थान है। राजस्थान के 8 जिले उसमें शामिल है। अनुसूची 6, यह अनुसूची 5 की तरह ही है, इसमें 4 राज्यों की बात होती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का जनजातीय जो आपका प्रशासन है वो अनुसूची 6 में। अनुसूची 5 और 6 में अंतर समझना है। अनुसूची 6 में सिर्फ 4 राज्य ही हैं। अनुसूची 7 किसकी बात करती है? फेडरलिज्म की। इसमें 3 सूचियां बनी हुई है। अनुच्छेद 246 आपको साथ में पढ़ना है। अनुसूची 7 और अनुच्छेद 246 साथ में पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अनुसूची 7 में संघ सूची के 97 विषय, राज्य सूची के 66 विषय और समवर्ती सूची के कितने विषय दे रखे हैं? 47। अनुसूची 8 भाषाएं दे रखी है। मूल रूप से हमारे संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता दे दी गई है? 22 भाषाएं। ये स्टेटमेंट याद रखें। कई बार क्या किया जाता है, भाषाओं पूछी जाती है कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा 2 भाषाएं जोड़ी गई, वो कौन सी थी? उर्दू और सिंधी। 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई, वो कौन थी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था, है ना। 3 3 6 2 8 14 8 कितने हो गए? 22। और 2011 में उड़िया का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? ओडिया भाषा कर दिया गया। अब आती है, ये 8 तो मूल थी, अब अगली जो नवी है वो बाद में जोड़ी गई है। नवी अनुसूची कब जोड़ी गई सर? तो पहले संविधान, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। क्यों जोड़ी गई? क्योंकि उस वक्त नेहरू सरकार को क्या करने थे? आपके भूमि सुधार आंदोलन, भूमि सुधार लागू करने थे। इस कारण संपत्ति का अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों में हुआ करता था। जैसे ही संपत्ति ली जाती थी, भूमि सुधार के लिए भूमि एक्वायर की जाती थी, तो लोग कोर्ट पहुंच जाते थे। इस कारण प्रथम संविधान संशोधन द्वारा नेहरू सरकार ने क्या किया? आपकी नवी अनुसूची जोड़ी और इसमें लिख दिया कि जो भी कानून या अधिनियम क्या कर दिया जाएगा? नवी अनुसूची में डाल दिया जाएगा, उसका किसी भी प्रकार की
न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू कोर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस वजह से इसकी अंतिम सूची में आज तक कितने अधिनियम इसमें डाले हुए हैं सर? 284 अंतिम रूप से, लेकिन उसमें से 2 को लोप कर दिया गया है। अब कितने बचे हैं? 282। क्या सर अब भी आज भी इसका न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती? अनुसूची 9 में जो अगर कोई अधिनियम डाल दिया, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती? नहीं, उसको बदल दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट का 2007 का आर कोलो का एक डिसीजन है, उसमें कहा गया है कि नवी अनुसूची में 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर कोई कानून या अधिनियम डाला गया है, उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। अगर वो गलत है तो उसको वहां से हटाया जा सकता है। ये बात आप ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 24 अप्रैल 1973 कानून की समीक्षा हो सकती है। फिर आई अनुसूची 10। कब आई सर? 52वां संविधान संशोधन 1985। क्या हुआ? एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल निरोधक कानून। क्यों लाया गया? क्योंकि बहुत सारे विधायक और बहुत सारे सांसद क्या कर रहे थे? हमारे दल बदल रहे थे, जिसकी वजह से सरकारों में बहुत ज्यादा अस्थिरता थी। इस कारण 1985 में राजीव गांधी सरकार क्या करती है? आपके 52वां संविधान संशोधन लाती है, 10वीं अनुसूची लाती है, और 10वीं अनुसूची के अंदर लिख देती है कि अगर कोई भी विधायक और एमएलए पार्टी बदलता है तो उसकी पार्टी सदस्यता विधायक की सदस्यता या एमपी की सदस्यता क्या हो जाएगी? चली जाएगी। उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ पे काफी सुधार हुए। हम बाद में कभी बात करेंगे अनुसूची 10 पे। अनुसूची 11 ये बाद में जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। इसमें 29 विषय हैं। इसमें किसका वर्णन है? जो पंचायतें काम करती है हमारी, उनके अधिकार और शक्तियां लिखे हुए हैं। अनुसूची 12 जो अंतिम अनुसूची है, नगर पालिकाओं की शक्तियां प्राधिकार लिखे हुए हैं। 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा कितने विषय हैं? 18 विषय है। ये भी आप पढ़ करके जा सकते हैं। नोट है आईआर कोल्हाओ वर्सेस तमिलनाडु राज्य 2007 का जो निर्णय है, उसमें कहा गया है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी नवी अनुसूची में कानून या अधिनियम डाला गया है, उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। आगे चलते हैं। विभिन्न, अब दूसरी विशेषता की बात करें, विभिन्न स्रोतों से विहित। अब भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता यह है कि भारतीय संविधान को अलग अलग देशों के अलग अलग कानूनों से क्या किया गया है? उनके अलग अलग स्रोतों से लिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। इसका मतलब अंबेडकर खुद स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय संविधान में विश्व के अनेक संविधानों का, छानने का मतलब यहां है कि ऐसे कानून या ऐसे नियम जो हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में सही थे, भारतीय व्यवस्था के लिए सही थे, उनको लिया गया है। संविधान का अधिकांश ढांचा कौन से अधिनियम से आया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर हिस्सा, आधे से अधिक हिस्सा जो है वो कहां से लिया गया है? 1935 के अधिनियम से। भारत का दक्षिणी भाग, मौलिक अधिकार कहां से लिया हमने? अमेरिका से। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। नीति निर्देशक तत्व कहां से प्रेरित है? आयरलैंड से। अगर सिंपल क्वेश्चन बनता है तो यहां से बन जाएगा। राजनीतिक भाग जो कार्यपालिका और विधायिका वाला सिस्टम है, वो हमने ब्रिटेन से लिया। संविधान के आधे से अधिक प्रावधान या तो 1935 के अधिनियम के समान है या फिर उनसे मिलते जुलते हैं, या आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि ये ज्यादा समान है या फिर उससे मिलते जुलते हैं। ये आप याद रख सकते हैं। अब देखिए तीसरे जो विशेषता है वो नम्यता या अनम्यता का समन्वय है ना। दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, एक होता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। नम्य कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जिसमें संशोधन करना क्या हो? आसान हो, संशोधन आसान हो। ठीक है, जैसे इंग्लैंड का। अनम्यता का मतलब क्या है? जिसमें संशोधन मुश्किल हो। ऐसा कहां होता है सर? अमेरिका में बहुत ही मुश्किल से क्या हो पाते हैं? संशोधन होते हैं। भारत के संविधान की क्या विशेषता है? दोनों का, रिजिड और फ्लेक्सिबल का क्या है? मिक्सचर है, दोनों का आपके मिला हुआ है। अनुच्छेद भारत में कितने तरीके से, ध्यान रखना, भारत में संविधान संशोधन हो सकता है 3 तरीके से। संविधान संशोधन कितने तरीके से हो सकता है? तो हमारे पास 3 तरीके हैं। उन 3 तरीकों में से एक तरीका कौन सा है? सामान्य बहुमत से पारित कर लिया, वो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आता है। 368 के तहत कितने तरीके से हो सकता है? 2 तरीके से। ये बात आप ध्यान रखना कि अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने के कितने तरीके लिखे हुए हैं? 2। पहला, विशेष बहुमत के द्वारा। विशेष बहुमत में क्या आता है? दोनों सदस्यों के कुल सदस्यों का बहुमत, यानी दोनों सदस्य में जितने सदन है उनमें कुल सदस्यों का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, इसको विशेष बहुमत कहते हैं। अगर कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनका अगर हमें करना है, संशोधन करना है, तो विशेष बहुमत प्लस कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों का क्या आवश्यक है? अनुमोदन आवश्यक है। अभी आपने एक देखा होगा, 1 नेशन 1 इलेक्शन, ठीक है, ये कानून आया। इस कानून में क्या बात चल रही थी कि जो विधायिका, जो आपके लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के 100 दिन के अंदर अंदर जो हमारे स्थानीय स्वशासन है उसके चुनाव भी करवाए जाए। लेकिन जब बिल लाया गया उस भाग को हटा दिया कि 100 दिन के बाद चुनाव। क्यों हटा दिया? क्योंकि अगर वो बिल कानून में वो रखा जाए, वो कि स्थानीय स्वशासन वाला भी संशोधन साथ में रखा जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन करवाना पड़ेगा। और केंद्र सरकार अभी इस स्थिति में नहीं है। इस कारण उन्होंने क्या रखा? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और विधानसभा वाला आपके संशोधन ही रखा। यह बात आप ध्यान रख सकते हैं।
अच्छा ये पीपीटी में यहां डाल दिया, ये एनसीईआरटी की 11th क्लास की बुक से लिया गया है। विभिन्न देशों के संविधानों से कौन कौन से प्रावधान लिए गए, ब्रिटेन से, आपके अमेरिका से, फ्रांस से, कनाडा से। आप शॉर्ट में वहां से याद कर सकते हैं, क्योंकि पेपर फर्स्ट है तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगा, तो यहां से पूछेगा। जैसे ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का फैसला, है ना, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो सबसे आगे वही विजेता को क्या लिया गया ब्रिटेन से। सरकार का संसदीय स्वरूप, यानी एक संसद होगी जिसमें 2 सदन होंगे और राष्ट्रपति उसका अंग होगा। ये सेम इंग्लैंड में चलता है, वहां पे भी 2 सदन होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वहां की पार्लियामेंट में राजा उनका संवैधानिक मुखिया होता है। हमारे यहाँ उसकी जगह राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया होते हैं। कानून के शासन का विचार, रूल ऑफ लॉ, वो यहीं से लिया गया है। विधायिका में अध्यक्ष पद, स्पीकर का पद, उनकी भूमिका और कानून निर्माण की विधि, ये सब हमने कहां से लिया है, इंग्लैंड से लिया है, ये याद रख सकते हैं। अमेरिका से हमने क्या लिया सर, मौलिक अधिकारों की सूची वो है, वो हमने अमेरिका से प्रेरित है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये दोनों चीजें हम अमेरिका से लिए। न्यायिक पुनरावलोकन मतलब जुडिशियल रिव्यू, और इसके अलावा स्वतंत्रता। आयरलैंड के संविधान से राज्य नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए, ये बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन याद। फ्रांस के संविधान से हमने 3 शब्द लिए हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। हमने इनको कहां शामिल किया है सर, तो भारत की जो प्रस्तावना है प्रियम्बल में ये तीनों शब्द जुड़े हुए हैं, ये फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित हैं। कनाडा के संविधान से हमने अर्ध संघात्मक व्यवस्था ली है, इसका स्वरूप सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था। भारत पूर्ण संघात्मक व्यवस्था नहीं है, पूर्ण संघात्मक व्यवस्था किसकी है, अमेरिका की, जहां केंद्र और राज्यों के बीच सेपरेशन ऑफ पावर है, यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कनाडा की तरह केंद्र सरकार शक्तिशाली है, राज्य थोड़े से कम शक्तिशाली है, इस कारण भारत को अर्ध संघात्मक व्यवस्था भी कहते हैं। और अवशिष्ट शक्तियों का जो सिद्धांत है ना, 3 सूचियां बताई पीछे आपको, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके अलावा कुछ ऐसे विषय हैं जो अवशिष्ट रह जाते हैं, यानी जिनके तीनों सूचियों में नहीं है। वो क्या होता है, अमेरिका में राज्यों के पास होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में राज्यों के पास होते हैं, लेकिन भारत में वो किसको दे रखे हैं, केंद्र सरकार को दे रखे हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है, कनाडा से लिया है। ये याद रख सकते हैं आप, एनसीईआरटी से मैं लेके आया ताकि आपको कम मैटर याद करना पड़े, क्योंकि ये और भी बहुत सारे प्रावधान अलग अलग देशों से लिए गए, लेकिन अपने एग्जाम के हिसाब से मैंने बताया। नोट, सामान्य बहुमत से किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आता है, ये याद रख लीजिएगा, और मैं अभी क्लास लूंगा उसमें भी समझा दूंगा। कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन। अब एक ये है, ये अच्छी लाइन है, मैंने ये अलग फैक्ट डाला है। अनुच्छेद 368 के तहत क्या कहा गया है, अनुच्छेद 368 के तहत कहा गया है कि कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो जिनके लिए आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन आवश्यक है। ऐसे कौन से प्रावधान हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि एक बार फर्स्ट ग्रेड में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, इस कारण मैं उसकी बात कर रहा हूं। अनुच्छेद 54 ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 368 के अंदर, राष्ट्रपति का निर्वाचन तभी, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि में तभी बदलाव हो सकता है जब राज्यों का अनुमोदन हो। अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति भी नहीं बदली जा सकती है कम से कम आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन के बिना। अनुच्छेद 73, संघ कार्यपालिका विस्तार, और अनुच्छेद 62, राज्य कार्यपालिका विस्तार। इसके बीच में कितने अनुच्छेदों का अंतर है, 89 का, आप ऐसे याद कर सकते हो, केंद्र और राज्यों के तुलनात्मक रूप से, तो यहां इनमें बदलाव नहीं हो सकता। अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय की जो व्यवस्था होती है, उसमें भी आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। और अनुच्छेद 279A ये नया है, 2017 में जोड़ा गया। जीएसटी काउंसिल में भी अगर किसी प्रकार का कोई बदलाव करना है तो उसके लिए भी आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन आवश्यक है। इसके अलावा कुछ भाग लिखे हुए हैं, भाग 5 का अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका, भाग 6 का अध्याय 5 राज्यों का उच्च न्यायालय, भाग 11 का अध्याय 1 संघ राज्यों के मध्य विधायी संबंध। 7वीं अनुसूची को बदला नहीं जा सकता क्योंकि इसमें संघात्मक व्यवस्था का वर्णन है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व ये भी बदला नहीं जा सकता है। कई बार राजनीति विज्ञान के सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है और जीके में भी ये पूछा जा सकता है, एज इज इट, आप इसको याद कर सकते हो। अनुच्छेद 368 के खुद के, यानी स्वयं अगर अनुच्छेद 368 में खुद में बदलाव करना है तो भी आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन आवश्यक है। आई होप ये यहां से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, एकात्मक की ओर झुकाव वाली संघीय व्यवस्था, है ना। भारत में क्या है, ये अगली विशेषता है, एकात्मक की ओर झुके हुए हैं, यानी हम केंद्र की ओर झुके हुए हैं, केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एकात्मकता के लक्षण क्या है, कौन कौन से लक्षण एकात्मक, कई बार सवाल पूछ लेते हैं कि निम्न में से भारतीय संघ को एकात्मक बनाने वाले लक्षण कौन से हैं? 3 सही दे देगा, 1 गलत दे देगा, ऐसे क्वेश्चन आप निकालिएगा। सशक्त केंद्र, केंद्र को क्या बनाया गया है, शक्तिशाली, केंद्र को ज्यादा विधायी शक्तियां दी गई, किसकी तुलना में, राज्यों की तुलना में। और जब आपातकाल लागू होता है तो पूरा भारत क्या हो जाता है, एकात्मक आ जाता है, सारी शक्तियां केंद्र के पास चली जाती है। भारत में एकल संविधान है, राज्यों के लिए अलग संविधान नहीं है। अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था में क्या है, केंद्र के लिए अलग संविधान है, राज्यों के लिए अलग संविधान है। पहले अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर में यह व्यवस्था होती थी, लेकिन 2019 के बाद में यह व्यवस्था वहां पर भी समाप्त हो गई। अब भारत में सभी राज्यों पर एक ही विधान लागू होता है। एकल नागरिकता, भारत में भी क्या पाई जाती है, भारत में एकल
एकल नागरिकता पाई जाती, दोहरी नागरिकता नहीं। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, यानी राज्य का भी नागरिक होता है, देश का भी होता है। हमारे सिर्फ और हम सारे इंडियन हैं, हम सब भारतीय हैं। एकीकृत न्यायपालिका, ये समझिएगा हमारी न्यायपालिका जो है वो एकीकृत है। एकीकृत का मतलब सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हमारे सेशन कोर्ट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सभी पर बाध्य है। अनुच्छेद 141 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होंगे, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्य है, यानी सभी निर्णयों को मान्य है। इसका मतलब क्या हुआ, सभी पर बाध्य है। अब अमेरिका में क्या ऐसा होता है? नहीं, अमेरिका में क्या होता है, राज्यों के लिए हाई कोर्ट अलग काम करता है, सुप्रीम कोर्ट आपके केंद्र के लिए कार्य करता है और वो एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। यहां ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट में कोई मामला है, सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जैसा निर्णय देता है ना। भारतीय अनुच्छेद 129 में क्या लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अभिलेख न्यायालय है, जो निर्णय दिए जाते हैं उनको कौन फॉलो करेगा, आपके हाई कोर्ट फॉलो करेंगे। ठीक है, इस कारण सशक्त एकीकृत न्यायपालिका पाई जाती है। केंद्र द्वारा राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। अमेरिका में ऐसा नहीं होता है, जहां संघात्म रियल संघात्म होता है वहां पर ऐसा नहीं होता है, वहां पर गवर्नर जो होते हैं, राज्यपाल होते हैं, वो चुने जाते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं यानी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सेवाएं जो है ये क्या करती है, आपके एकात्म व्यवस्था की ओर ले जाती है। और आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352, 356 ये क्या करते हैं, केंद्र को ज्यादा शक्तियां देते हैं। इस वजह से संविधान में कहीं पर भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसका मतलब भारत संघीय व्यवस्था, फेडरेशन शब्द भारत में कहीं पर भी यूज नहीं हुआ है। अनुच्छेद 1 में भी अगर शब्द यूज होता है ना, वो यूनियन वर्ड हुआ है। क्या शब्द हुआ है? यूनियन। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा? इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। इसका रीजन क्या है सर? इसका रीजन जानने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा? भारत के राज्यों को यूनियन का प्रयोग हुआ है, जिसके दो अर्थ हैं। ये किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर कहते हैं कि हम लोग जानबूझकर के यूनियन शब्द यूज नहीं कर रहे हैं, हमारे यूनियन शब्द यूज पीछे करने के तर्क हैं। हम फेडरेशन शब्द क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि यूनियन शब्द इसलिए यूज किया जा रहा है, इसके दो कारण है। पहला, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, भारतीय संघ के बीच राज्यों का बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है ना। राज्य भारतीय संघ में शामिल हुए ना, ये कोई समझौता नहीं है कि जब राज्य चाहेंगे तब निकल जाएंगे। अमेरिका में क्या हुआ, जो हमारे 50 राज्य बने हुए हैं वो एक समझौते के तहत किससे जुड़े हुए हैं? केंद्र से जुड़े हुए हैं। फिर किसी भी भाग राज्य को संघ से अलग होने की शक्ति नहीं है। यह बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। भारत का जो संघ है वो अखंडनीय है, उसको क्या नहीं किया जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता, कोई राज्य अलग नहीं है। इस कारण कौन सा शब्द यूज किया हमने? यूनियन। ये दो वाक्य आप याद करके जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संघ को यूनियन शब्द यूज हुआ है, उसके क्या दो कारण है? एक ये दो कारण है, ठीक है, कि भारत और संघ के बीच में, राज्य के बीच में संघ समझौते का परिणाम नहीं है। दूसरी बात, आपके किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुद कहा था। कुछ महत्वपूर्ण वक्तव्य भारतीय संघवाद के बारे में कहे जाते हैं, जो आप याद रख सकते हैं रिवीजन के लिए। कौन कौन से वक्तव्य दिए? भारत को सौदेबाजी संघ किसने कहा है? बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा है? बार्गेनिंग मतलब भारत राज्य और केंद्र के बीच में सौदेबाजी हो रही है, ऐसा किसने कहा था? मॉरिस जोन्स ने। किसने कहा था? मॉरिस जोन्स। मैं कैसे याद करता हूं, आप भी इसको याद कर सकते हो। जब हम जींस खरीदने जाते हैं, है ना, किसी बड़े स्टोर में घुस गए ठीक है, और अपने पास पैसे नहीं है, तो जब हम जींस खरीदने जाते हैं तब सौदेबाजी करते हैं कि इसको 3000 मत लो, 2500 ले लो उसको। इसका नाम ऐसे याद रख लो, मॉरिस जींस खरीदने जाता है तब सौदेबाजी करता है। भारत का सौदेबाजी संघ किसने कहा? मॉरिस जोन्स ने। ऐसे आपको जोड़ के याद करना पड़ेगा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कौन करता है? ग्रैनविल ऑस्टिन। ग्रैन कहते हैं अनाज को। जब हम ग्रैन लाना हो, हमें अनाज लाना हो, हम कहां जाते हैं? कोऑपरेटिव की दुकान पे जाते हैं। ऐसे जोड़ के आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कौन करता है? ग्रैनविल ऑस्टिन। अब फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज, ये आइवर जेनिंग्स का क्या है? कथन है, इसको याद कर लीजिएगा। और एकात्मक की भावना वाला संघ के सीवियर। ये चार इंपॉर्टेंट वर्ड है। कई बार क्या करता है, एज इज इट दे देता है, सामने आपको मिलाने इसके कह सकता है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा विशेषता क्या है? सरकार का संसदीय रूप। संसदीय प्रणाली को वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका, इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है वो वेस्टमिंस्टर में स्थित है और इसे उत्तरदायी सरकार, मंत्रिमंडलीय प्रधानमंत्री सरकार। कई बार जब नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री आते हैं वो ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, सारी जो शक्ति उसके चारों ओर घूमती है। ऐसी सरकार को कई बार प्रधानमंत्री सरकार भी कहा जाता है। संसदीय संप्रभुता का और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय है भारत। ठीक है, अब यहां पे दो कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। संसदीय संप्रभुता, ब्रिटेन। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की संसद के बारे में क्या कहती है कि ब्रिटेन की संसद आदमी को, व्यक्ति को, पुरुष को महिला और महिला को पुरुष बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है, ऐसा कहा जाता है ब्रिटेन की। इसका मतलब समझिएगा,
इसका मतलब ब्रिटेन की संसद बहुत ज्यादा ताकतवर है, संप्रभु है, वहां ब्रिटेन की जो संसद कार्य करेगी, कोर्ट उसका कुछ भी नहीं कर सकता है। न्यायिक सर्वोच्चता अमेरिका में क्या है, सुप्रीम कोर्ट बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। कांग्रेस कोई भी कानून बनाती है आपके, क्या सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर लेता है, स्ट्रक डाउन कर लेता है या मिटा देता है। इस वजह से क्या कहा जाता है कि जब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलते हैं तब कोई नया कानून बाहर आता है। ठीक है, ब्रिटेन की संसद के बारे में क्या कहते हैं कि ब्रिटेन की संसद पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, स्त्री को पुरुष नहीं बना सकती, लेकिन अमेरिका के तो इसका मतलब दोनों उल्टे हो गए। जहां एक तरफ संसद ताकतवर है, अमेरिका में सर्व न्यायालय ताकतवर है, लेकिन भारत में दोनों का हमने क्या किया है, समन्वय किया है। संसद कानून बनाएगी, अगर वो वैलिड नहीं है तो एक लिमिटेड न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। भारतीय संविधान में कहीं पर भी न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। यह स्टेटमेंट आप याद रखें, अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए कि भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का प्रयोग हुआ है, यह गलत है, किसी भी जगह पर ऐसा नहीं हुआ है। आप देख सकते हो ये संविधान आपके किसने कहा है, आपके डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स के पदों का प्रयोग सार्थक। वो बता रहे हैं कि अनुच्छेद 1 में जो हमने क्या किया है, फेडरेशन की जगह यूनियन शब्द क्यों प्रयोग किया है, क्योंकि भारत जो है वो अनश्वर है, यानी भारत का जो संघ है वो अनश्वर है। अनश्वर मतलब भारत के संघ को खत्म नहीं किया जा सकता, भारत के संघ से राज्य अलग नहीं हो सकते। ठीक है, ये बात आप याद रख सकते हैं, स्टेटमेंट था इसलिए मैंने लाया था, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट आप क्या कर लेना, पढ़ लेना। अब देखिए भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये और ये नया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। दो तरह की चीज होती है, अमेरिका में क्या पाया जाता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी कानून की नियत प्रक्रिया पाई जाती है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है कि अगर कोई भी सरकार कानून बनाती है और सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है या वहां के न्यायालय में जाता है, तो न्यायालय यह देखेगा कि ड्यू प्रोसेस यूज हुई है कि नहीं है, यानी नेचुरल जस्टिस के अनुसार है या नहीं है। वो कहीं से भी संविधान में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो भी उस प्रक्रिया को उनको लगता है ये सही नहीं है, तो वो उसको क्या कर सकते हैं, बिल को समाप्त कर सकते हैं, अधिनियम को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन भारत में क्या है, विधि द्वारा स्थापित, यानी अनुच्छेद 21 के अंदर ये लिखा हुआ है, ये हमने जापान से लिया है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, कई बार पूछा जाता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या कहती है कि संविधान में जो विधि लिखी हुई है, क्या संसद ने उसके अनुसार कानून बनाया है। अगर संसद ने विधि के अनुसार कानून बना दिया है तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि यह कानून सही है, यानी सुप्रीम कोर्ट पहले से ही मानता है कि संसद द्वारा बनाया गया कानून सही है। जो अपील कर रहा है उसके ऊपर है कि आप साबित करो सही नहीं है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार नहीं है। अगर नहीं है तो कर रहा है। अमेरिका में क्या होता है, ड्यू प्रोसेस लॉ होता है, अगर प्रक्रिया सही नहीं हुई, यानी वहां पर कोई स्थापित प्रक्रिया नहीं है, न्यायालय अपनी तरफ से बाहर से भी कोई चीज ला सकता है। यह बात आप ध्यान रख सकते हैं। भारतीय संविधान के प्रत्यक्ष न्याय समीक्षा का कहीं वर्णन नहीं है, बस अनुच्छेद 13, ठीक है, अनुच्छेद 32, 137, ये ऐसे अनुच्छेद है जहां से न्यायिक समीक्षा की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को मिलती है। सीधे तौर पर न्यायिक समीक्षा का वर्णन संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, ये शब्द भी नहीं है। एकीकृत 7वां है, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में सर्वोच्च न्यायालय पर मैंने अभी बता दिया आपको, और सुप्रीम कोर्ट को क्या कहते हैं, आपके गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकारों का उसको संरक्षण कहते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार रक्षा के लिए वो क्या करता है, 5 प्रकार की क्या जारी करता है, याचिकाएं जारी करता है। ठीक है, जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तब इनके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। इसके अलावा 8वीं विशेषता हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य 6 मौलिक अधिकार जोड़े गए। पहले 7 थे, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आपके संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, उसको एक सामान्य अधिकार बनाकर के अनुच्छेद 300 क में क्या कर दिया गया है, शामिल कर लिया गया है। अब याद आया ना, मौलिक अधिकार कुछ सीमाओं के दायरे में आते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। ऐसा नहीं है कि आपसे पूछ ले कि मौलिक अधिकार अब्सोल्यूट है, एकदम पूर्ण है, उसमें किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रोक नहीं है, नहीं, पूर्ण नहीं है। कुछ मौलिक अधिकारों पर रोक है, लेकिन अपरिवर्तनीय भी नहीं है, इनमें बदलाव किया जा सकता है। ये आपके संसद संशोधन द्वारा समाप्ति या कटौती कर सकती है। ये केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। नोट, अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर, ध्यान रखना, अनुच्छेद 20 और 21 जो है वो कभी समाप्त नहीं होते। ठीक है, चाहे भले ही क्या लग गया हो, आपातकाल लग गया हो, उसके अलावा जो हमारे मौलिक अधिकार है उन्हें क्या किया जा सकता है, समाप्त। तो आपसे पूछे आपातकाल की स्थिति में कौन से 2 मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होते हैं, अनुच्छेद 20 और 21। अगला है राज्य नीति निर्देशक तत्व का कार्य सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की बढ़ावा देना है। नीति निर्देशक देश की शासन व्यवस्था के मौलिक है, यह अनुच्छेद 37 से उठाया गया है। जरूर याद करके जाइएगा, कई बार पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो क्या है, तो देश के आपके व्यवस्था के, शासन व्यवस्था के मौलिक हैं। ठीक है, बेसिक है। और एक वाद आया था, मिनर्वा मिल्स वाद 1980। हुआ क्या था, केंद्र सरकार जो है उसने मौलिक अधिकारों पर
किसको नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता दे दी, तो कुछ लोग कोर्ट पहुंचे और कोर्ट से कहा कि मौलिक अधिकार पर नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता नहीं दी जा सकती। इंदिरा गांधी सरकार ने जब वरीयता दी तब कोर्ट ने कहा कि आप लोग इसको कॉन्ट्राडिक्टरी मान रहे हो, यानी मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व विरोधी मान रहे हो। वास्तविकता क्या है? मिनर्वा मिल्स 1980 के बाद में कहता है भारतीय संविधान की नींव है कौन? मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों का संतुलन। दोनों संतुलन से चलने चाहिए, कोई एक से बड़ा नहीं है, कोई एक से छोटा नहीं है। ये मिनर्वा मिल्स बाद में कहा था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको कई बार पूछा जा सकता है। अगला है मौलिक कर्तव्य। मूलतः संविधान में कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था, जीरो मौलिक कर्तव्य। एक समिति बनाई गई 1976 में, स्वर्ण सिंह समिति। उसने 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 और 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा है। कई बार क्या पूछ लेते हैं मूल संविधान में कितने क्या थे आपके मूल कर्तव्य थे? सीधा पहला 11 पॉइंट होता है और आप जल्दबाजी में 11 करते हो। गलत है, मूल संविधान में एक भी मौलिक अधिकार नहीं था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। भाग 4A में अनुच्छेद 51A है, यानी भाग, इसके लिए एक नया भाग बनाया गया 4A, उसमें अनुच्छेद 51A, उसमें 51A में ए से लेकर के तक इसका वर्णन किया गया है, आपके मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य जो है उन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। अगर इसे सरकार लागू नहीं कर सकती तो हम कोर्ट नहीं जा सकते। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्ताव में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। यह भी भारतीय संविधान की विशेषता है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के क्या कर रखे हैं प्रावधान। 25 में लिखा हुआ है कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, अपने धर्म को मान सकता है अंतरात्मा से, ठीक है, लेकिन किसी का जबरन धर्म जो परिवर्तन है वो नहीं करवाया जा सकता। और भारतीय संविधान में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अभी एक बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय, कर्नाटक राज्य क्या कर रहा है? धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कोशिश कर रहा है। इस कारण भारतीय संविधान में कहीं पर भी धर्म के आधार पर आरक्षण का वर्णन नहीं है, ये आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये जो मूल संविधान में 21 वर्ष था, वर्तमान में इसको घटाकर के 18 वर्ष कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 61वें संविधान संशोधन 1990 के द्वारा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? संसदीय पढ़ने वाली से हमारा अभिप्राय एक व्यक्ति एक वोट है, ठीक है, एक व्यक्ति एक वोट है ये। और हमारे देश में सार्वभौमिक जो मताधिकार दिया गया 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ। हमने जाति, धर्म, लिंग किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया। महिलाओं को भी मौलिक अधिकार दिए, मताधिकार दिया। बहुत सारे देश ऐसे जिन्होंने पहले तो पुरुषों को, संपत्तिवान या अमीरों को तो मौलिक अधिकार, मताधिकार पहले दे दिया, लेकिन महिलाओं को नहीं दिया। ऐसे कौन से देश हैं आप याद रख सकते हो, कई बार पूछा जा सकता है। अमेरिका ने 1920 में महिलाओं को अधिकार दिए, ब्रिटेन ने 1928 में, बहुत बाद 1888 में ब्रिटेन का संविधान बना था, तब पुरुष वोट देते थे, महिलाओं को 1928 में। सोवियत संघ 1936 में, भारत 1945 में, स्विट्जरलैंड 1971 में। तो सोचिए भारत कितना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, पहले ही प्रयास में उन्होंने महिलाओं को, अनपढ़, शिक्षित जो भी है, सबको मौलिक मताधिकार का अधिकार दिया। अब है स्वतंत्र निकाय। हमारे संविधान में निर्वाचन आयोग है, अनुच्छेद 324 के तहत स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए। नियंत्रण और महालेखा परीक्षक कैग है, अनुच्छेद 148 के तहत राज्य और केंद्र के खातों का आकंक्षण करता है। और संघ और राज्य लोक सेवा आयोग बने हुए हैं, अनुच्छेद 315 आदि के तहत। और बहुत सारे आयोग बने हुए हैं जिनकी हम आगे डिस्कस करेंगे। आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान में कितने प्रकार के? ये भी एक विशेषता है, 3 प्रकार आपातकालीन। राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद से लगता है? अनुच्छेद 3 से किस स्थिति में लगेगा? युद्ध, आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। यह शब्द बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। पहले क्या था? आंतरिक अशांति शब्द था। इंदिरा गांधी ने इसका प्रयोग करके 1976 में 1975 में क्या लगा दिया? आपातकाल। अब बाद में 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह शब्द क्या कर दिया गया है? नया शब्द जोड़ दिया गया। ये आप क्या रख सकते हैं? याद रख सकते हैं। अगला राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 के तहत और अनुच्छेद 365, दो तरीके से लगता है। अनुच्छेद 356 के तहत लगेगा तो संवैधानिक तंत्र की विफलता होगी। अनुच्छेद 365 के तहत लगेगा तो केंद्र के निर्देशों का अगर कोई राज्य अनुपालन नहीं करता तो लगेगा। ये दो स्टेटमेंट और दोनों अनुच्छेद याद करके जाएं। और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। भगवान की कृपा से हमारे देश में इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ी, ठीक है। और आपातकाल में भारत का ढांचा जो है वो एकात्म हो जाता है। फिर त्रिस्तरीय सरकार आती है। त्रिस्तरीय सरकार में कौन सा संविधान 73वें और 74वें संविधान 1992 द्वारा त्रिस्तरीय स्थानीय सरकार का प्रावधान किया गया है। ऐसा विश्व में एकमात्र है, इसके अलावा किसी देश में त्रिस्तरीय व्यवस्था नहीं है। 73वां संविधान संशोधन कब आया? 1992 में। भाग कितने, इस कौन से भाग में जोड़ा गया भारतीय संविधान? भाग 9। अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 43, 243 से 243 हो। अनुसूची कौन सी? 11वीं, ठीक है। 16 अनुच्छेद, इसमें कितने विषय जोड़े गए? 29 विषय जोड़े गए, ठीक है। और 16 अनुच्छेद लागू हुए, टोटल है ना ये 243 से 243 16 अनुच्छेद है। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। ये 73वें संविधान संशोधन से संबंधित मोटा मोटी जानकारी, फैक्चुअल जानकारी मैंने यहां रख दी है, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन 1992 में भाग 9A जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 P से अनुच्छेद 43 G जोड़ा गया। अनुसूची 12 उसमें 18 अनुच्छेद और अनुच्छेद 12 में 18 विषय भी है ना। अनुच्छेद 243 P से ZG तक जाओगे ना आप, तो ZG तक जाओगे, ये 18 अनुच्छेद होते हैं, ठीक है।
और 12वीं अनुसूची में 18 विषय जोड़ के याद कर लो, ठीक है। 12वीं अनुसूची में 18 विषय और अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड डी तक 18 अनुच्छेद है। कब लागू हुआ? 1 जून 1993 को। समझना, ये 74वां संविधान संशोधन बाद में हुआ था। सहकारी समितियां भी भारतीय संविधान की विशेषता है। 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा सहकारी समितियों को भी क्या दे दिया गया है? संवैधानिक दर्जा। कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं? अनुच्छेद 19 में सहकारी समिति गठित करना एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 19 के अंदर क्या किया गया है? मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 43 क जोड़ा गया है, जिसके अंदर नीति निर्देशक तत्वों में भी आपके क्या किया गया है? जो आपकी सहकारी समिति उसके निर्माण की बात हो रही है। इसके लिए एक भाग 9 बी जोड़ा गया है। अनुच्छेद 43 जेड एच से अनुच्छेद 43 जेड डी जोड़ा गया है। इसमें कुल 13 आर्टिकल्स हैं। ये भी आप याद कर सकते हो। ये भी भारतीय संविधान की क्या है? विशेषताएं। ये कुल मिलाकर के जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है, इससे कम कुछ नहीं हो सकता है, ये आप याद रख सकते हैं। अब है भारतीय संविधान की आलोचनाएं की जाती है। पहली आलोचना है उधार का संविधान कहते हैं। आलोचक संविधान को उधार की बोरी, हौच पौच संविधान कहते हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं ये दोषारोपण की संविधान अन्य देशों के संविधान की हूबहू नकल है, संविधान की यथेष्ट अध्ययन पर आधारित नहीं है। यानी जिन लोगों को यह लगता है कि भारत का संविधान नकल किया हुआ है, हूबहू जैसा था वैसा वैसा उठाया गया, वो सही तरीके से संविधान को नहीं पढ़ा है। ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। ये कथन भी आप क्या रख सकते हैं? याद रख सकते हैं। 1935 के अध्ययन की कॉर्बन कॉपी है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा एन श्रीनिवासन कहते हैं कि भारतीय संविधान की विषय वस्तु और भाषा 1935 की नकल है। इनका स्टेटमेंट याद रख सकते हैं। आइवर जेनिंग्स कहते हैं यह संविधान सीधे निकलता है, अधिकांश प्रावधानों का पाठ बिल्कुल वैसे के वैसे उतार लिए गए। पीआर देशमुख कहते हैं संविधान अनिवार्यता 1935 से ही लिया गया, बस मताधिकार में उसमें क्या हो गया है? एक्स्ट्रा जुड़ गया है। ये तीनों लोगों के स्टेटमेंट आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं संविधान 1935 का अच्छा खासा हिस्सा शामिल है, उधार लेने में कुछ भी लज्जास्पद नहीं है, मूल विचारों पर किसी का एक अधिकार नहीं है। वो कहते हैं अगर मूल विचार है, अगर हम उसमें ले रहे हैं तो हमारे उपयोगिता के अनुसार ले रहे हैं, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अंबेडकर हर चीज का क्या दे रहे हैं? हर आलोचना का जवाब दे रहे हैं। गैर भारतीय या भारतीयता का विरोधी है। के हनुमंतैया के नाम से एक संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने क्या कहा? हम वीणा और सितार के संगीत चाहते हैं और यहाँ पे इंग्लिश बैंड बजाया जा रहा है अंग्रेजों वाला बैंड बजाया जा रहा है और हमें वीणा सुनना है। तो वो कह रहे हैं ये भारतीय नहीं है, बल्कि भारतीय जो संविधान सभा के सदस्य थे ज्यादातर क्या थे? आपके अंग्रेजी बोलने वाले थे। इस वजह से हनुमंतैया कहते हैं उनका प्रभाव क्या है? ज्यादा है। अब ये कहते हैं कि अंबेडकर ने क्या कहा? कोई पूछना चाहता है कि क्या दुनिया के इतिहास में इस समय बनाए गए संविधान में कुछ भी नया हो सकता है? पहले लिखित संविधान का मसौदा तैयार किए 100 से अधिक वर्ष हो चुके हैं। इसके बाद कई अन्य इसका अनुसरण करते हुए अपने संविधान को रूप दिया है। इन तथ्यों को देखते हुए सभी संविधानों को उनके मुख्य प्रावधान अवश्य ही समान दिखना चाहिए, है ना। वो कहते हैं संविधान तो बहुत सारे बन गए, लेकिन कोई नया तो हम कैसे बनाएंगे? कोई ना कोई तो प्रावधान हमें क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि भारत का संविधान जो है वो एक खूबसूरत पैबंदकारी है। ये आप जरूर याद करके जाएं। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। एक सदस्य हैं संविधान सभा के लोकनाथ मिश्रा, वो कहते हैं पश्चिम का दासवत अनुसरण और आत्मसमर्पण कहा है उन्होंने। लक्ष्मी नारायण साहू जो एक संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने कहा जिन आदर्शों पर यह प्रारूप संविधान गढ़ा गया था, भारत की मूल आत्मा इसमें प्रकट नहीं होती। ये स्टेटमेंट याद रख सकते हैं। गांधी से दूर संविधान। के हनुमंतैया कहते हैं ये वही संविधान है जिसे गांधी कभी नहीं चाहते थे, है ना। उन्होंने कहा गांधी के जो विचार होने चाहिए थे वो इस संविधान में नहीं है, क्योंकि अंबेडकर और गांधी बहुत सारे विचारों में कॉन्ट्राडिक्टरी थे। कभी अपन बात करेंगे। महाकाय, आकार बहुत बड़ा है। आइवर जेनिंग्स कहते हैं बाहरी प्रावधानों का चयन सही नहीं है। बाहर से जो प्रावधान है वो एज इज इट ले लिए, सही नहीं, इसलिए लंबा और क्या बन गया है? जटिल बन गया है। एचवी कामत कहते हैं दुनिया के तमाम संविधानों भीम का है और एक हाथी नुमा संविधान बनाया है। एचवी कामत कहते हैं हाथी जैसा क्या बनाया हमने संविधान बनाया। ये आलोचना आप याद रख सकते हैं। वकीलों के लिए स्वर्ग मैंने, आइवर जेनिंग्स कहते हैं ये वकीलों के लिए स्वर्ग है क्योंकि इसकी भाषा बहुत ही क्लिष्ट है। और पीआर देशमुख कहते हैं भारी भरकम जिल्द वाला ये ग्रंथ है। ये भी आप आलोचना क्या रख सकते हैं? याद रख सकते हैं। ये था हमारा भारतीय संविधान की विशेषताएं और उसकी आलोचनाएं, जो हमारा पेपर फर्स्ट का पहला टॉपिक है। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। ये पीपीटी आपको काम मिलेगी। संकल्प क्लासेस का ऐप ज्वाइन कर लीजिए। उसके अंदर राजनीति विज्ञान से आपके फर्स्ट ग्रेड 2025 का एक क्या बनाया हुआ है और कॉलम बनाया हुआ है, उसमें आप जाएंगे, वहां आपको ये क्या मिल जाएगी? पीपीटी मिल जाएगी। नेक्स्ट आप जब भी वीडियो ये यूट्यूब पे आए उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और फिर अगले जितने भी टॉपिक्स हैं उनको में अंदर जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं वो मैं आपके साथ लेके आऊंगा। तो संकल्प क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। इनका चैनल संकल्प क्लासेस का चैनल को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐप पे जरूर आइएगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हो गया।